नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज है प्रतिलेखन संख्या 13, 14 और 15। स्पीड रहेगी 120 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, यह भी विचार किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है, चाहे आविष्कार का काम करे, चाहे दूसरा कोई काम करे, उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिश्रम किया है या कुछ आविष्कार किया है उसका उपयोग उसको प्राप्त ना हो, उसका उपयोग वह ना कर सके। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आविष्कार करता है तो आविष्कार करने में न केवल उसका अपना परिश्रम रहता है, लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, उस सबसे भी वह लाभान्वित होता है। इसलिए जब हम किसी आविष्कारक के किसी आविष्कार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है, जिस व्यक्ति ने समाज की सहायता से आविष्कार किया है उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि पेटेंट लॉ इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पेटेंट लॉ के पीछे दो सिद्धांत निश्चित हैं। पहला सिद्धांत तो यह है कि जो व्यक्ति परिश्रम करके धन लगाकर, अपना दिमाग लगाकर के किसी वस्तु का आविष्कार करता है, उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहाँ रक्षा होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ जैसा मैंने अभी कहा है, कोई व्यक्ति समाज में व्यर्थ में काम नहीं करता है, वरन पिछले समाज के लोगों ने जो जो काम किए होते हैं, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, और जिनके आधार पर वह कोई आविष्कार करता है, उसका उसको प्रतिफल तो मिले, लेकिन जो परिणाम हो उसका प्रतिफल समाज को भी मिलना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि जो यह सिद्धांत है वह भी इस विधेयक के पीछे स्थापित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां हम किसी व्यक्ति के आविष्कार के जो अधिकार हैं, चाहे धन के उपार्जन का अधिकार हो या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार हो, उसे प्रतिष्ठा का और चाहे धन का, दोनों का लाभ व्यक्ति विशेष को भी मिले। महोदय, देश में जो उद्योग धंधा चल रहा है या देश की उन्नति करने का, देश में समृद्धि लाने का जो वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीय आविष्कार हो रहा है, उसमें भी उसका उपयोग पूरा पूरा हो। यदि ऐसा हो तभी मैं समझता हूँ कि हमारी पेटेंट प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है। यह प्रश्न उठ सकता है कि किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जाए और किस सीमा तक उसके अधिकार का हनन किया जाए, ताकि समाज का अधिक से अधिक लाभ हो, समाज उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। एक दृष्टिकोण जो इसके पीछे है, हमें इस बात का अभिमान है कि हम 101 करोड़ हैं। हमारी कई जातियाँ, कई धर्म, कई भाषाएं और कई प्रकार के रीति रिवाज हैं। इस विविधता से हमें लाभ उठाना चाहिए, किंतु आज भेदभाव का भूत हमारे सिर पर चढ़ रहा है। भारत को स्वतंत्रता मिली है
इसका अर्थ यह होना चाहिए कि गरीबों की सेवा के लिए आज तक हमें जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं वे मिली हैं। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या के राज्य को राम का समझकर सेवक वृत्ति से राज्य का काम संभाला था, उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि राज्य गरीब जनता का है और उसके नाम पर उसके संरक्षक बनकर हमें उसको चलाना है। अब गरीब को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हर एक उसकी सेवा में लग रहा है। सूर्य के उदय होने पर धनी गरीब सबके घरों में प्रकाश पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार स्वराज का लाभ सबको एक समान मिलना चाहिए। इसका सुख धनी निर्धन सबको बराबर मिलना चाहिए। जनता को हमने वचन दिया था कि स्वराज्य मिलने पर हम आपके दुख दूर करेंगे। अब वह समय आ गया है जबकि हमें अपने उस दिए हुए वचन को सार्थक करना है। इतने बड़े देश में विचार भेद होना स्वाभाविक है। देखना यह है कि हम लोगों के विचारों में कुछ समान अंश भी हैं या नहीं। यदि हैं तो समान कार्यक्रम बनाइए। इस प्रकार कार्य करने से हमारे भेदभाव कम होते होते एक दिन मिट जाएंगे और अच्छी बातों का अपने आप उदय होने लगेगा। अगर उसी प्रकार भेद स्थापित करने का प्रयत्न किया गया तो लोग सत्ता के पीछे पड़ जाएंगे और स्वराज्य प्राप्त होने का आनंद हम लोगों को नहीं मिल सकेगा। अध्यक्ष जी, किसी भी देश की विदेश नीति अपने में कोई स्वतंत्र नीति नहीं होती है, वरन वह किसी देश की आंतरिक नीति को स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए हम अमेरिका को ले सकते हैं। उसने अपने यहाँ अधिक अन्न पैदा किया और जब उसके पास अनाज फालतू बच गया तब वह अपने बकाया अनाज की बिक्री के लिए ऐसे देशों की तलाश करने लगा जो उधार पर माल ले सकते हों। किंतु हमारी आंतरिक नीति ने यह तय किया कि खर्चीले ढंग से सरकार चलाएंगे और स्वदेशी मुद्रा की कोई राशि हमारे पास नहीं बचेगी। हमने कर भी लगा दिए और मुद्रा प्रसार भी कर दिया। कुछ संकट पड़ने के बाद इस बात की आवश्यकता को नहीं समझा कि उस पैसे का कहीं अन्यत्र उपयोग कर सकें। श्रीमान, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया के अमीर और गरीब देशों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि भारत की विदेश नीति ने उस अंतर को घटाने की क्या कोशिश की है? क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंचायत में यह कहने की हिम्मत की है कि वालिग मताधिकार के आधार पर यूएनओ का चुनाव होकर एक संसद बनाई जाए? और क्या आप में यह देखने की हिम्मत है कि फौज के हिसाब से कर लगाकर एक विकास का खाता खोल दिया जाए? जो देश विकसित हैं उनके मजदूरों का 1 घंटा हमारे देश के मजदूरों के 100 घंटों के बराबर माना जाता है, क्योंकि उनके पास साधन हैं। इसलिए यह अंतर और भी बढ़ता चला जा रहा है। किसी देश के अंदर आंतरिक नीति में अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा हो और वह दुनिया के देशों में विद्यमान अमीरी और गरीबी के इस अभिशाप को समाप्त करेगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। अब मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहती हूँ। पूर्वी जर्मनी को मान्यता देते हमें परेशानी होती है, इसलिए कि शायद पश्चिमी जर्मनी को बुरा लगे।
लेकिन पश्चिमी जर्मनी ने तो अपनी रक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है। उसने अपनी पूरी शक्ति इस बात पर लगा दी है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। स्टॉप।